गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है सभी, चलो बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास का एक और जो हम लेसन शुरू कर चुके थे, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद, उसको हम शुरू कर चुके थे और उसी में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है। नॉलेज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, फेडरलिज्म के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए थे। हम एक बार फिर उसके बारे में रिकैप ले लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, और दो टाइप के फेडरलिज्म हम पिछली बार हमने डिस्कशन किया था। ओके, चैप्टर नंबर 2, ओके, पॉलिटिकल साइंस। पोल साइंस में, ठीक है, पोल साइंस में चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास। ओके, 10th क्लास का ये टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फेडरलिज्म। ठीक है, जिसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। ये देखिए फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि दो टाइप का होता है भाई। एक तो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हमने बात की थी पिछली बार कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, कि कुछ राज्य के जो लोग होते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो खुद आकर एक फेडरल सिस्टम तैयार कर लेते हैं, मतलब ये एक फेडरल ग्रुप बना लेते हैं। और कुछ स्टेट्स या कुछ राज्यों को जोड़कर रखना पड़ता है। तो जहां पर जोड़कर रखने की बात आई, जैसे यूनियन गवर्नमेंट बाकी स्टेट्स के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जैसे होता है कि यूनियन गवर्नमेंट होल्ड करती है, बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उनके अकॉर्डिंग काम करने को मौका मिलता है। जैसे कि मैं ये कहूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। वैसे दो रूट्स थे इसके, आपको मैंने बताए थे, 2 रूट्स थे। नंबर 1 होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन की बात कर रहे थे। ओके, और एक था, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा वाला था कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, और ये देखिए, इसके बारे में मैंने सिर्फ इतनी सी बात आपको क्लियर बता दी थी, क्लियर से, कि भाई ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। ओके, वो कैसे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है जोड़कर रखने की कोशिश की जाती है और कमिंग टुगेदर में खुद आते हैं एक बार। ठीक है, पिछली बार हमने ये बात की थी कि भाई फेडरलिज्म होता क्या है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वो फीचर हमें समझ में आ गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि फेडरल सिस्टम उसको कहेंगे जहां एक से ज्यादा गवर्नमेंट काम कर रही हो, जहां एक गवर्नमेंट नहीं है, 2 या 3 टाइप की गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे हमारे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इसका मतलब यहां फेडरलिज्म काम कर रहा है। एक्चुअली फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसको पिछली बार हमने बताया था कि ये संघवाद है। संघवाद है, इसमें ग्रुपिंग बनाई जाती है और पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है, ताकि कोई एक आदमी अपनी तानाशाही ना कर सके और अपना हवा, अपना दबदबा ना दिखा सके। पावर सबको मिल बांट के दे दी जाती है। भाई रूलिंग पार्टी बन गई, गवर्नमेंट बन गई, तो पावर सबको मिल बांट के दी जाए ताकि बढ़िया काम हो और कोई भी टॉर्चर ना हो। ठीक है, ओके। अब फेडरलिज्म में, संघवाद में क्या क्या स्पेशलिटी होती है? एक तो होती है ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये देखो, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, जिसके बारे में मैंने बात की थी, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तो ये मैंने कहा था। दूसरा इसका फीचर मैंने बताया था, इसके जो मेन फीचर्स थे, मैंने ये कहा था कि इंडिपेंडेंट जुडिक्शन होती है। जितने भी डिपार्टमेंट आप बनाओगे सबकी अपनी अपनी अलग काम होता है, सबका अपना अपना जुडिक्शन अलग होता है। ये दूसरा पॉइंट हमारा था यहां पर, इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, ज्यूरिसडिक्शन इसमें होती है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन सबकी अपनी अपनी होती है। जैसे कि आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट बना दी जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों पे रूल बना सकती है। स्टेट की पुलिस, स्टेट का ट्रेड, स्टेट का कॉमर्स, स्टेट का एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल
बना सकती है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के लिए अलग टॉपिक डिसाइड किए थे। मैंने ये कहा था कि यूनियन गवर्नमेंट को 97 टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिले। डिफेंस हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरह के उनको 97 टॉपिक मिले थे। तो यूनियन गवर्नमेंट की अलग जुरिडिक्शन हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की अलग जुरिडिक्शन हो गई, ठीक है ना। और फिर लोकल गवर्नमेंट जो 1992 के बाद 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट पे पूरा ध्यान दिया गया कि भी इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए और ग्राम पंचायतें होनी चाहिए और म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, वार्ड मेंबर बनने चाहिए और जो है नगर परिषद होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए, नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। इस तरह की सिस्टम की बात 1992 के बाद इंडिया में की गई। तो देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन वहां पर हो जाती है कि भाई नगर पालिका का अलग काम होगा, स्टेट की असेंबली का अलग वर्क है, राज्यसभा का अलग वर्क है, लोकसभा का अलग वर्क है, एजुकेटिव आईएएस ऑफिसर है उसका अलग वर्क है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका अलग वर्क है, ठीक है, होम मिनिस्टर उसका अलग वर्क, सबकी अपनी जुरिडिक्शन। और जहां पर ऐसा सिस्टम है जिस कंट्री में फेडरलिज्म, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं तो कि उस कंट्री में फेडरलिज्म वर्क कर रहा है, ओके, उस कंट्री में क्या काम कर रहा है, फेडरलिज्म वर्क कर रहा है, ओके। और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, फेडरलिज्म जो है, एक बड़ी काम की बात बताऊं आपको कि 192 कंट्रीज, ठीक है, ओके, एक डाटा के अकॉर्डिंग 2002 में एक डाटा लिया गया था। अब तो देखो बहुत भी अच्छी बात हो गई है कि एक डाटा लिया गया था कि 192 कंट्रीज का सर्वे हुआ था 2002 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अकॉर्डिंग 192 कंट्रीज में से, ठीक है, 192 कंट्री में से 25 कंट्री फेडरलिज्म सिस्टम अपना रहे थे, फेडरलिज्म सिस्टम को अपना रहे थे, ठीक है, सिस्टम को जिन्होंने अपनाया था वो सिस्टम 192 कंट्रीज में से इन्होंने अपनाया था कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म सिस्टम अच्छा ही होगा तभी तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 25 कंट्री फेडरलिज्म सिस्टम अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई तो बात होगी। अभी 25 कंट्री कौन कौन से थे, आपकी बुक में क्लियर दिखाया गया कि रशिया एक फेडरल कंट्री है, रशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल कंट्री है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। कौन कौन से फेडरल कंट्री है, फेडरल सिस्टम जो अपनाते हैं, रशिया, फिर उसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में भी फेडरल सिस्टम है, ओके। इसके अलावा आप देखोगे और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक फेडरल कंट्री है। जो उस समय उस सर्वे के अकॉर्डिंग आए थे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं 2002 में, और अब तो बढ़ भी गए होंगे, फेडरल स्टेट्स बहुत सारे हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो बात थी इसमें तभी तो लोगों ने अपनाया इस चीज को, ओके। फिर उसके बाद में देखो और कौन सा है, ठीक है, इथोपिया, फिर उसके बाद में मलेशिया, ठीक है, मलेशिया जो था, ठीक है, मलेशिया, ओके। उसके बाद में जो कंट्री जिसने अपनाया इसको, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। उसके बाद में जो कंट्री जिसने अपनाया इसको, साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी इस सिस्टम को अपनाया, ओके। फिर उसके बाद में एक और, जैसे कि साउथ अफ्रीका के बाद में नाइजीरिया ने अपनाया इसको, जैसे कि जर्मनी ने अपनाया इसको, ओके। इसके बाद जैसे कि मैं ये कहूं कि बेल्जियम में इसने अपनाया, ठीक है, स्पेन ने इसको अपनाया, ओके। इसके अलावा बेल्जियम, स्पेन, इन कंट्री ने इसको अपनाया। और कौन से कंट्री जो इसको अपना रहे थे, जैसे कि कनाडा, यूएसए, हमने बात की थी किसमें था, कमिंग टुगेदर में। भाई दोनों ही फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं तो, होल्डिंग टुगेदर की भी बात कर रहा हूं, कमिंग टुगेदर की भी बात कर रहा हूं। तो इसके अलावा कनाडा, जिन कंट्री ने अपनाया उसको, ठीक है, कनाडा के अलावा किसने अपनाया, कनाडा के अलावा जो था यूएसए ने इसको अपनाया। और कौन सा था, यूएसए के अलावा ब्राजील ने इसको अपनाया। ब्राजील के अलावा अर्जेंटीना, इन लोगों ने इनको अपनाया। मैक्सिको ने इसको अपनाया। कितने सारे कंट्री है जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया, भाई कोई तो बात होगी,
कोई तो बात होगी। और अगर ये 2002 के डाटा के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भाई 192 कंट्री 192 कंट्री में से अगर 25 ने इसको अपना लिया है तो अब तो और भी बढ़ गए होंगे। भाई 2021 चल रहा है, 20 साल हो गए, 20 साल में कम से कम 10 कंट्री तो और जुड़ गए होंगे इसमें फेडरल स्टेट्स के रूप में। कोई तो बात होगी, कुछ तो खासियत होगी कि लोग अपना रहे हैं इस सिस्टम को, है कि नहीं? तो कुछ तो चीजें हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपनाया। ओके, अब बात आती है कि क्या स्पेशलिटी इसके अंदर। स्पेशलिटी नंबर 1 मैंने बता दिया, ड्यूल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन। ठीक है, तीसरा लेवल मैंने बताया था कि भाई फंडामेंटल प्रोविजन जो होते हैं वो बेसिकली जो भी सेट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में वही रहते हैं, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट चेंज हो सकता है। फंडामेंटल जैसे मान लो ड्यूटीज है या फिर राइट्स है, वो केवल थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ऐसा फेडरलिज्म सिस्टम में होता है। दूसरा, कोर्ट को पावर होती है, कोर्ट हैव पावर। देखिए फेडरलिज्म में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को पावर दी जाती है, कोर्ट हैव कोर्ट पावर। कोर्ट को पावर होती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम है लोगों की, किसी भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो वो इंटरप्रेट कर सकती है। कोर्ट को अधिकार है, गलत अगर रूल बन गए पार्लियामेंट से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, अगर गलत निर्णय बन गए, गलत डिसीजन हो गए, तो उस समय कोर्ट को अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में, जिसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है। इसके बाद कोई दलील, कहीं आर्गुमेंट, कोई नहीं, कुछ नहीं सुना जाता। स्टेट कोर्ट, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाने के बाद वो सुनाई नहीं करते, और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए सभी रूल रेगुलेशन को फाइनली समझाने वाला कोर्ट है। अगर कोई आपस में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट किसी बात में उलझ जाते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट मेरा अधिकार है और यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि मेरा अधिकार है, जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया, पोखरण। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राजस्थान का पोखरण। फॉर एग्जांपल देखिए, राजस्थान के अंदर पोखरण, ठीक है, 1998 में यहां पर एक पोखरण में, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च किया गया। ओके, एटॉमिक रिसर्च किया गया कि भारत को भी परमाणु शक्ति में हम संपन्न बनाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन किया कि भाई पोखरण में जाके हम एटॉमिक रिसर्च करेंगे और इंडिया को परमाणु शक्ति में नंबर 1 बना देंगे। अब सोचो वहां पर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे कि भाई मैं तो अपने स्टेट में नहीं करने दूंगा, ये वो मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं करने दूंगा क्योंकि यहां पर आप एटॉमिक रिसर्च करोगे, रेडिएशन फैल जाएगी, मैं अपने लोगों को रेडिएशन से मरने नहीं दूंगा। वहां का चीफ मिनिस्टर इस चीज के लिए मना कर दे, तब कौन डिसाइड करेगा? तब फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी हुई यूनियन गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करेगी। और फिर हुआ, पोखरण में एटॉमिक टेस्ट भी हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर यह देखा जाता है कि फेडरल सिस्टम करने के बाद, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, छोटे छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी जाती है ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक इक्वल रूल बनाए जा सके, इक्वल रूल बना सके ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये किया जाता है। एक और एग्जांपल लो, मान लो सिक्किम जैसा कोई स्टेट है और वो अपने स्टेट में एजुकेशन के लिए कोई नई बुक लॉन्च करे। मान लो सिक्किम का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कहां, किसका ले लेता हूं? एक तो एग्जांपल हो गया राजस्थान का, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं सिक्किम का एग्जांपल ले लेता हूं कि सिक्किम गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में कोई न्यू बुक लॉन्च करना चाहती है, एजुकेशन में कुछ बुक लॉन्च करना चाहती है। तो पता है यूनियन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को रोक सकती है। यूनियन गवर्नमेंट ये टेस्ट करेगी क्या सिक्किम जो शुरू करने जा रहा है, नई बुक कंटेंट नया जो भी है शुरू करने जा रहा है, नया मटेरियल शुरू करने जा रहा है, कि वो मटेरियल सही है कि नहीं है, वहां पर रोक सकती है। तो उस जगह पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आ जाता है, क्योंकि वो हमारे से बंधे हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट से, सिक्किम भी यूनियन गवर्नमेंट का ही होल्डिंग में है, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट की पावर बन जाती है कि उसको समझा सके और उसके कंटेंट को चेक कर सके। अगर लगाने लायक है तो लगा दो, लगाने लायक है तो लगा दो। इस तरह से पावर हो जाती है। फेडरलिज्म सिस्टम में कोर्ट को पावर होती है, ड्यूल फॉर्म गवर्नमेंट होती है,
और हमारे जैसे कंट्री में जहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन लगा हुआ है, वहां यूनियन की ज्यादा पावर, स्टेट की कम पावर होती है। लेकिन जिस जगह पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन लगा हुआ है, फीचर तो वो भी यहां भी यही है भाई। कमिंग टुगेदर में फीचर्स यही है, ड्यूल फॉर्म गवर्नमेंट, कोर्ट को पावर हो गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई। लेकिन वहां पर ज्यादा पावर कमिंग टुगेदर में किसी को नहीं दी जाती। यूनियन गवर्नमेंट को भी सेम पावर और स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम पावर। जैसे कमिंग टुगेदर में कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम हो गया, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है, लेकिन कमिंग टुगेदर में पावर नहीं होती। एक और फीचर देखो कि भाई फेडरलिज्म में एक और फीचर देखो कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग अलग डिसाइड हो जाते हैं। पिछली बार मैंने बात की थी, लिस्ट के बारे में बात की थी, भाई किसका क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ओके, तो देखिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये देखिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये अलग डिसाइड हो जाता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिफरेंट होता है, सबका डिसाइड अलग अलग कर दी जाता है। लिस्ट बनती है, लिस्ट्स तैयार होती है, जिसमें यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट मैंने बताया था 97 टॉपिक, ठीक है। स्टेट लिस्ट उस समय जब बनी, स्टेट लिस्ट 66 टॉपिक, ओके। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो बनी उसमें लगभग कितने थे, 47 टॉपिक। फिर जो लास्ट अभी बनी है रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी, ठीक है, रेजिड्यूरी लिस्ट एक और बनी, रेजिड्यूरी लिस्ट, उसमें एक ही टॉपिक कंप्यूटर टॉपिक जो आईटी से रिलेटेड है, एक टॉपिक उसमें जाता है, आईटी से रिलेटेड टॉपिक होता है, वही फाइनली डिस्कशन उस पर करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनका तैयार हो जाता है, लिस्ट इनकी बना के दी जाती है, सबकी जुडिक्शन अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, ये सारी चीजें हमने पिछली बार डिस्कशन की। एक पॉइंट और इसमें रह गया उस टाइम में, प्रमोट यूनिटी ऑफ ए कंट्री। फेडरलिज्म सिस्टम का एक टारगेट होता है हमेशा ही कि कंट्री की यूनिटी बनी रहे। अगर आप अलग अलग रहोगे तो कोई भी दूसरा कंट्री आपको फायदा उठा लेगा, लेकिन अगर एक फेडरेशन में रहोगे तो सीधी सी बात है, फिर आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो डेफिनेटली आपको कोई हरा नहीं पाएगा। सभी स्टेट्स की होल्डिंग टुगेदर है हमारे यहां पर, तो सब मिलके अपना जो है यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंस पावर दे देंगे और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर उसके लिए आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब कंट्री की यूनिटी, ये देखो यहां पर हम एक और बात कर लेते हैं कि इसकी क्या फीचर है, ठीक है। प्रमोट यूनिटी, प्रमोट यूनिटी इन कंट्री, कंट्री के अंदर यूनिटी बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये देखिए यूनिटी बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। इसीलिए तो फेडरलिज्म लगाया जाता है कि भाई कंट्री की यूनिटी बनी रहेगी। ओके, फिर एक और है इसमें, पावर को बैलेंस बनाया जाता है। फेडरलिज्म सिस्टम में पावर को बैलेंस रखना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो। और भी बाकी जिन भी लोगों को पावर दिया आपने, आईएएस ऑफिसर को पावर दी, एक पुलिस ऑफिसर को पावर दी, या फिर एक आईपीएस अधिकारी जो हो गया आपका, उसको आपको पावर दी, डीएम को पावर दिया आपने, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी, जिला परिषद को पावर दी है, एमएलए को पावर दी है। तो उसमें बैलेंस बनाना जरूरी होता है। जहां बैलेंस बन जाता है वो फेडरलिज्म है। बैलेंस बना के काम करवाते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर ये भी फेडरलिज्म है। ये देखिए फेडरलिज्म में एक और फॉर्म बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर ये भी बहुत जरूरी होता है। बैलेंस ऑफ पावर ये बनाया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर। ओके, इस तरह से देखोगे किसी कंट्री के अंदर जो बहुत सारे डाइवर्सिटी का कोई कंट्री है, जिसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। उस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है, यही फेडरलिज्म है। इसीलिए फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाना पड़ता है। ये कहां पर काम करता है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग रह रहे हैं, कलर, कास्ट, क्रीड सब अलग अलग है, तो वहां पर आपको फेडरलिज्म लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप फेडरलिज्म नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम होगी, सिविल वॉर होगी, गृह युद्ध हो जाएगा। तो जरूरी है। जैसे रशिया के अंदर देखो आप, रशिया के अंदर फेडरलिज्म लगाया हमने, ये देखो लगाया हमने, इंडिया के अंदर देखो लगाया हमने, पाकिस्तान के अंदर लगाया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगाया, मलेशिया के अंदर लगाया।
इन सब के अंदर हमने फेडरलिज्म सिस्टम को देखा है कि लगा रखा है इन्होंने। क्यों भाई? रशिया में 4 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। रशिया में बुद्धिस्ट भी है, रशिया में मुस्लिम भी है, जदिस्त, रशिया में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भी है, रशिया में कैथोलिक क्रिश्चियन भी है। तो जिस कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हो वहां पे जरूरी है, कोई रशियन लैंग्वेज बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बौद्धिस्ट लैंग्वेज बोलता है, समझ रहे हो? तो जरूरी है वहां पर लगाना। इंडिया में देख लो, इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, कितने टाइप के लोग रह रहे हैं। अगर बैलेंस बनाना है तो फेडरलिज्म जरूरी है। समझ आ गया? वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रूव हो जाए कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। क्या इंडिया में कुछ ऐसे सिस्टम है जिससे यह प्रूव हो जाए कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है? चलो इसमें आगे बढ़ लेते हैं। इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है, अभी समझ नहीं आया, कंफ्यूजन, भाई माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर माइंड कंफ्यूज है तो टॉपिक खराब है हमारा। और पॉलिटी का जो टॉपिक होता है ना, पॉलिटिकल साइंस का, वो डेफिनेटली दिमाग तो खराब करता ही करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसमें आर्गुमेंटल क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली दिमाग घुमा देता है। वहां पर अगर इजी वे में हम सोच ले, समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फिर देखो इस चीज को, मैं फेडरलिज्म की बात कर रहा हूं। फेडरलिज्म का शुद्ध हिंदी मतलब क्या होता है? संघवाद होता है। संघवाद का मतलब क्या है कि भाई कंट्री की यूनिटी बनाए रखने के लिए, स्टेट की यूनिटी बनाए रखने के लिए एक साथ आएंगे, यूनिटी बना लेंगे ताकि हम पे कोई दूसरा कब्जा ना कर सके। इसीलिए फेडरलिज्म किया जाता है, इसीलिए तो किया जाता है। फेडरेशन बना लेते हैं, ग्रुप बन जाता है, फिर आप पे कोई दूसरा अटैक नहीं कर पाएगा। इसका सबसे पहले टारगेट क्या है? कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना। दूसरा टारगेट क्या है? सबको अलग अलग जुरिडिक्शन दे देना, सबके काम बांट देना। इसका अगला टारगेट क्या है? ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ट्रिपल गवर्नमेंट, जैसी जितनी भी ज्यादा गवर्नमेंट बना सको बना लो, ताकि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना हो। इसका अगला टारगेट क्या है? 2 टाइप की सिस्टम तैयार करना, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन तैयार करना और एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन तैयार करना। होल्डिंग टुगेदर की सीधी सिंपल सी बात है, अलग अलग बिखरे हुए राज्यों को अलग अलग गवर्नमेंट बना दो और उन्हें यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ दो, ताकि उन राज्यों को कोई दूसरा देश कब्जा ना ले। यहां होल्डिंग टुगेदर का मतलब निकलता है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री ने अपनाया? बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर अपनाता है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर अपनाता है और स्पेन भी होल्डिंग टुगेदर अपनाता है, ताकि अपने स्टेट की यूनियन गवर्नमेंट सुरक्षा कर सके। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट भी अलग अलग बना देते हैं ताकि वो डेवलपमेंट भी करते रहे। दूसरा मतलब है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि किसी कॉन्टिनेंट पे, जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया या एशिया, उसमें छोटे छोटे जो कंट्री होते हैं वो अपने आप ही आकर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और मिलकर फेडरेशन बना लेते हैं। समझे नहीं इस बात को? बिल्कुल फिर समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे कि मैं ये कहूं कि हमारे लोकसभा इलेक्शन में किसी को क्लियर वोट नहीं मिले और प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। ऐसे में क्या करेंगे? छोटे छोटे छोटी छोटी पार्टी ग्रुप या कोई बड़ी एक पार्टी ग्रुप मिलकर एक अलायंस बना लेंगे, अलायंस, गठजोड़, मिलकर एक गठजोड़ बना लेंगे। गठबंधन सरकार, कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। गठबंधन क्यों बनाया? गवर्नमेंट बनाने के लिए। गठबंधन क्यों किया? अलायंस क्यों किया? गठबंधन करने के लिए, गठबंधन सरकार बनाने के लिए, इसीलिए तो अलायंस किया। अलायंस करने का फायदा क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री गवर्नमेंट बन गई। भाई अलायंस करते गवर्नमेंट बन गई, जितने एमपी आने थे वो आ गए और 50% से ज्यादा उनको वोट मिल गए और वो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट बना ली। इसी तरह से कमिंग टुगेदर में होता है, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट आती है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट आती है और मिलकर एक अलायंस बना लेती है। अलायंस क्यों बनाया? ताकि यूनिटी हो जाए, कोई हम पे कब्जा ना कर सके। अगर खुद आकर अलायंस बनाए तो कमिंग टुगेदर, और जबरदस्ती होल्ड किया जाए तो होल्डिंग टुगेदर। सीधी सिंपल सी बात है भाई। ओके, एक और बड़ी बात, कितने कंट्री हैं जो कि फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाते हैं? कुछ होल्डिंग टुगेदर अपनाते हैं और कुछ कमिंग टुगेदर अपनाते हैं। वो सारे के सारे ये रहे। अब इनमें से देखो होल्डिंग टुगेदर वाले कौन से हैं? इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, लेकिन रशिया कमिंग टुगेदर है। भाई रशिया तो कमिंग टुगेदर, इंडिया होल्डिंग टुगेदर, पाकिस्तान होल्डिंग टुगेदर। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर, ठीक है ना, मलेशिया कमिंग टुगेदर, इथियोपिया कमिंग टुगेदर, साउथ अफ्रीका, इसमें बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर है, स्पेन होल्डिंग टुगेदर है कि नहीं, कनाडा कमिंग टुगेदर, यूएसए कमिंग टुगेदर और ब्राजील होल्डिंग टुगेदर, है कि नहीं, अर्जेंटीना होल्डिंग टुगेदर। इस तरह से अलग अलग आ जाते हैं सारे, ये है सारे फेडरलिज्म के पूरे पार्ट। ओके, इधर देखो कि भाई होल्डिंग फेडरेशन करना क्यों जरूरी है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, लेकिन कहीं पर यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देनी पड़ती है, होल्डिंग टुगेदर में ज्यादा पावर देनी पड़ती है ताकि राज्य अपनी मनमर्जी ना कर सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, राजस्थान के अंदर पोखरण का एटॉमिक रिसर्च करें और राजस्थान की गवर्नमेंट मना कर दे, तो हमारे इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है, राजस्थान की गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती क्योंकि देश के भले की बात हो रही है, भाई कंट्री के भले की बात हो रही है, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट की बात मानते हुए रिसर्च हुआ और इंडिया एक एटॉमिक पावर बन गया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल में दे रहा था, सिक्किम गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कोई बुक लॉन्च करने जाए तो यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर है, तो परमिशन लेनी जरूरी है क्योंकि क्या पता वो क्या बुक लगा दे, तो यूनियन गवर्नमेंट परमिशन देती तो लगा दो भाई, और अगर यूनियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तो नहीं लगा सकते। कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है ये, ठीक है ना। ओके, जैसे फेडरलिज्म क्यों लगाया जाता है, ताकि पावर का बैलेंस बन जाए। फेडरलिज्म इसलिए लगाया जाता है ताकि पावर का बैलेंस बन जाए, सभी को बैलेंस पावर मिल जाए, सबको अपने अकॉर्डिंग काम मिल जाए, इसीलिए जरूरी होता है। ओके, लिस्ट की बात कर रहा था मैं कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी फेडरलिज्म का एक पॉइंट है कि सबको अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे दिया जाता है। इसमें पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। 97 टॉपिक्स डिसाइड किए गए थे स्टार्टिंग में, अभी 91 के लगभग है, एट प्रेजेंट 91 है, लेकिन उस समय कितने दिए गए थे, 97 टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय उस समय जब डिसाइड किए गए थे यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, यूनियन गवर्नमेंट कंट्री का डिफेंस करेगी, देश की रक्षा करेगी, ये उसको दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट के ऊपर रूल बनाएगी, जंगल कानून वो तैयार करेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट अगर जंगल के कानून बनाएगी तो किसी का भी नुकसान हो सकता है, ये टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। कम्युनिकेशन इसको दिया गया, नेशनल हाईवे इसको दिया गया, इस तरह के मैरिज, एजुकेशन यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए। कितने टॉपिक को, 97। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक डाले गए, स्टेट गवर्नमेंट अधिकार है, उसको रूल बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट कहां पर रूल बनाएगी, यूनियन लिस्ट के रूल कहां बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट दी गई वो रूल कहां बनाएंगी, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा राज्यसभा में डिसीजन मेकिंग में कौन आएंगे, एमपी। स्टेट की असेंबली में डिसीजन मेकिंग में कौन आएंगे, एमएलए। सिंपल सी बात है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक रखे गए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, लेकिन जहां पर आपस में क्लैश हो तो फाइनल किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है, इसलिए मानी जाएगी। होल्डिंग टुगेदर में यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट को कम होती है। कमिंग टुगेदर में दोनों को बराबर पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट को भी बराबर पावर और स्टेट गवर्नमेंट को बराबर पावर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो यूएस से कनाडा का है, यूनियन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन होल्डिंग टुगेदर इंडिया, बेल्जियम, स्पेन ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। वेरी सिंपल और बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ओके, रेजुलेटरी लिस्ट क्या होती है, ये वो लिस्ट बाद में बनी थी भाई, ये 1990 के बाद बनी थी, उस समय तो नहीं बनी थी। इसमें क्या टॉपिक है, कम्युनिकेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, जो मोबाइल फोन वगैरह हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे किसी ने गलत मैसेज भेज दिया या फिर ईमेल के थ्रू कुछ गलत हो गया किसी के साथ, किसी के अकाउंट का हैक हो गया, हैकिंग की जो भी प्रॉब्लम होती है, क्राइम, साइबर क्राइम, वो इसमें देखे जाते हैं रेजुलेटरी लिस्ट में। हिंदी में क्या नाम है इनका, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, संघ सूची। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जैसे कि नाम खुद प्रूव कर रहा है,
दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट, लेकिन फाइनल यूनियन की मानी जाएगी, समवर्ती सूची। फिर उसके बाद इसका नाम है रेजोल्यूशन, अनुसूची, अनुवर्ती सूची। क्या बोलते हैं इसको? अनुवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुवर्ती सूची। लिस्ट का मतलब सूची होती है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब बात करते कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, कि वो है कि नहीं है, क्या सच में इंडिया में फेडरलिज्म सिस्टम है। तो कैसे पता लगेगा? जब हम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, पंचायती गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। तो कर ले, कर लो, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, मैं बोर्ड रफ कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं आगे। क्या इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन अपनाता है? क्या इंडिया वास्तव में एक फेडरल कंट्री है? इस बारे में सोचते हैं, ठीक है। इंडिया, इंडिया, ओके, ठीक है, जहां पर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? होल्डिंग, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन काम कर रहा है यहां पर, है ना। तो क्या ये वास्तव में सच्चाई है? क्या यहां पे होल्डिंग टुगेदर सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, ओके, तो ये बात है। क्या इंडिया एक पूरी तरह से फेडरल कंट्री है? इज इंडिया ए फेडरल कंट्री? ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, इज इंडिया, ठीक है, ए फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्या वास्तव में इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि भाई है कि नहीं है, इसको कैसे पता लगेगा। तो यहां पर क्या सिस्टम है, यहां पर कैसे और क्या सिस्टम है वो देखते हैं हम, ठीक है। यहां पर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग जुडिक्शन बांटी गई है। पहली बात तो ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, तो देखिए इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पे पहले तो गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है वो, पहली बात तो ये कि इस तरीके से है। ये देखिए गवर्नमेंट सिस्टम, नंबर 1 यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नंबर 3, ठीक है, पंचायती सिस्टम जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, आफ्टर 1992 के बाद ये शुरू हुई थी भाई, इससे पहले तो नहीं था लेकिन उसके बाद में ये शुरू हो गया था। ओके, अब गवर्नमेंटल सिस्टम, ठीक है, और अब बात करते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब वो देखो क्या क्या है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। सबसे पहले लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर। दूसरा नंबर क्या है? लेजिस्लेचर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और तीसरे नंबर पे क्या है यहां पर? फिर क्या है? ठीक है, जुडिशियरी, जुडिशियरी, ये देखो जुडिशियरी। तो 3 लेवल बनते हैं यहां पे, 3 लेवल यहां बनाए हुए गवर्नमेंट सिस्टम में, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और 3 ही सिस्टम यहां पर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बना दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां पर लेजिस्लेचर का मतलब होता है राज्य, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, लो, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, और लोकसभा। ये देखिए यहां पर लेजिस्लेचर यहां पर जुड़ी हुई है ये, ठीक है, लेकिन केवल यहां तक खत्म नहीं हो जाती ये। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। ये लेजिस्लेचर सिस्टम किसका है?
यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा, राज्यसभा ये सब होती है, प्रेसिडेंट वहां हैंडल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है इधर, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना लेजिस्लेचर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, असेंबली वहां पर होती है। ओके, ये स्टेट लेवल हो गया, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर स्टेट लेवल में स्टेट काउंसिल भी होती है। स्टेट काउंसिल, ये देखिए स्टेट काउंसिल भी होती है। स्टेट काउंसिल नंबर 1 पोजीशन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नंबर 2 पोजीशन। यहां पे राज्यसभा नंबर 1 पोजीशन और लोकसभा नंबर 2 पोजीशन। राज्यसभा नंबर 1 पोजीशन और लोकसभा नंबर 2 पोजीशन, मतलब कि ए और बी रख दो इस पे। ए पोजीशन पे राज्यसभा और बी पोजीशन पे लोकसभा, ठीक है। अब इनके वर्किंग देख लो कि कैसे काम करते हैं ये। यहां स्टेट काउंसिल केवल कुछ ही राज्यों में होती है। इंडिया में 5-6 राज्य ऐसे जहां की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है, पॉपुलेशन ज्यादा, एरिया ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर स्टेट काउंसिल रखनी पड़ती है। जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे स्टेट जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर 2 सिस्टम रखे जाते हैं, स्टेट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इंडिया में जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो रखनी पड़ती है। यहां पर कौन काम करेगा? चीफ मिनिस्टर। ये किससे रिलेटेड है? चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। इसका मतलब किससे है? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ओके, चीफ मिनिस्टर, ओके, ये देखिए। और सीएम से मतलब है, सीएम से मतलब है इनको, ठीक है, ओके। और यहां पर कौन से मेंबर होंगे? सारे एमएलए। यहां पर जितने भी होंगे वो एमएलए होंगे, सारे एमएलए होंगे, ओके। लेकिन हर एक स्टेट से एमएलए के साथ साथ एमपी का भी चुनाव होता है। अलग अलग स्टेट से एमएलए के साथ साथ एमपी का चुनाव भी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी। एक बात ध्यान रखना, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमपी नहीं बैठेंगे, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ एमएलए बैठेंगे, ठीक है। ये देखिए एमएलए, जैसे हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 90 वोटिंग एरिया है हरियाणा में, तो 90 एमएलए यहां डिसाइड किए जाते हैं और वो स्टेट की गवर्नमेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं। सभी राज्यों में, 28 स्टेट में, सभी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, और उनमें जो मेंबर बैठेंगे उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही तो इसकी फुल फॉर्म बनती है कि एमएलए का मतलब क्या है? एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बन गया। लेकिन ये एमपी कहां जाएंगे? अलग अलग स्टेट, जैसे हमारे हरियाणा से 10 एमपी, 10 एमपी इलेक्टेड होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, यहां लोकसभा में, ठीक है, यहां बैठते हैं, तो अपने स्टेट के बारे में अपनी बातें यहां रख देते हैं। समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? सारा फेडरलिज्म सिस्टम है। इसी को तो हम फेडरलिज्म सिस्टम कहते हैं कि पावर देखो कितने लेवल पे बांट रहे हैं। यहां सबकी अलग जुडिक्शन है कि नहीं है? बताओ। लेजिस्लेचर क्या काम करेगी? रूल मेकिंग वर्क, अलग जुडिक्शन। अगर इंडिया में अलग अलग जुडिक्शन के अकॉर्डिंग सेट किया गया तो ये क्या है? फेडरलिज्म सिस्टम, ओके। एग्जीक्यूटिव का अपना एक अलग वर्क होगा, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग वर्क होगा। एग्जीक्यूटिव कौन है? हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव होते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स, डीएम, एसएचओ, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसएचओ, जो इन्हीं रैंकिंग के लेवल में होते हैं। कई बार तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर जब बनते तो वो इसी रैंक के लिए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इनका अलग काम है, ये कभी रूल नहीं बनाते, एग्जीक्यूटिव कभी रूल नहीं बनाते। रूल कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। उसको फॉलो अप कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। और अगर कोई कंट्री के अंदर
हमारे कंट्री के अंदर अगर उसको कोई फॉलो ना करे, पार्लियामेंट से बनाए हुए रूल को, ठीक है ना, तो फिर पनिशमेंट कौन देगा? जुडिशियरी। और जुडिशियरी में भी 3 लेवल बना दिए गए, इसमें भी रैंकिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, है ना। इसमें कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और क्या है, और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ये देखो 3 लेवल बन गए यहां पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हो गया ना इंडिया धीरे 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 फेडरलिज्म में आ गया पूरा। और फेडरलिज्म का मतलब ही क्या होता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोअर लेवल तक पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और सबको अलग अलग जुडिक्शन दे दी गई है। कोशिश ही की जा रही कि कंट्री यूनिटी बनी रहे, कंट्री का सिस्टम काम करता रहे ढंग से, है कि नहीं। तो ये सिस्टम होता है। अब अगर हम बात करें इनके बारे में, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में डिस्कशन करें, तो फिर डिटेल में करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि डिटेल में हो, ये हमें समझ आए कि भाई राज्यसभा क्या है एक्चुअल में, लोकसभा क्या है, क्या पावर है उसकी, प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर के पर्सनल मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट तैयार होती है, तो प्राइम मिनिस्टर के भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पर्सनल मिनिस्टर होते हैं ना, इस तरह से। तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट, तीसरा लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 2 लेवल पे तैयार होती है, एक तो विलेज लेवल पे, एक तो हो गया विलेज लेवल पे, और एक हो गया सिटी लेवल पे, एक हो गया सिटी लेवल, ठीक है, जिसको अर्बन, ये हो गया रूरल लेवल, रूरल लेवल, और ये हो गया अर्बन लेवल। अर्बन लेवल पे तैयार होती है, 2 लेवल पे यहां पर तैयार हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये टॉपिक क्या है? आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, कि इंडिया, इज इंडिया ए डिसेंट्रलाइज स्टेट? क्या इंडिया एक डिसेंट्रलाइजेशन होती है क्या इंडिया में, क्या यह होता है? तो उसी का आंसर हम दे रहे हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो 2 वर्ड आते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एक होता है डी सेंट्रलाइजेशन। ये देखिए ये 2 वर्ड है हमारे पास, और हम फिलहाल डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। एक सिविक्स में आपके पास ये वर्ड आता है डी, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को लोअर लेवल तक आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। हिंदी में मतलब क्या है इसका? भाई हिंदी में बताओ, हमें तो समझ नहीं आया, हमें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकृत व्यवस्था। केंद्रीकृत मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्रीकृत, केंद्रीकृत व्यवस्था, ठीक है। और ये होती है विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब मतलब क्या है इसका? केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है इसका? केंद्रीकृत का मतलब होता है सारी पावर किसी एक के पास जाकर सिमट जाएगी और वो जब चाहे अपनी मनमर्जी कर सकता है, जैसे राजा। सेंट्रलाइज सिस्टम में राजा सेंटर में होता है, राजा चाहे जिसको हटाए और चाहे जिसको लगाए। क्या राजा की पावर पे कोई कंट्रोल है? किंग की पावर पे कोई कंट्रोल है? किसी का कंट्रोल ही है। जब राजा का सिस्टम होता है, किंगशिप होती है, तो राजा अपनी मनमर्जी करता है, जो वो करेगा वही डिसाइड होगा, किसी से नहीं पूछता, किसी से कोई डिस्कशन नहीं होती, अपनी मर्जी से वो रूल बनाता है। किंग अकबर, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां, बड़े बड़े रूल है, बड़े बड़े रूलर हुए हैं। तो अपनी मर्जी से किंग अशोक
बड़े बड़े रूलर रहे हैं। तो सारी पावर किंग और किंग के कुछ छटे हुए महामंत्री उनके अंदर ही सिमट जाती है ना, किंग के चुने हुए कुछ महामंत्री, सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई, सेंट्रलाइज। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अगर पावर को सेंट्रलाइज कर दोगे तो कोई भी यहां पर ही मैन सुपरमैन बन के सामने आएगा और जनता को दुखी करेगा। तो इंडिया जैसे कंट्री में हमें क्या करना पड़ता है, पावर को डिसेंट्रलाइज, सेंट्रल लेवल से पावर छीनकर हमें उसे लोअर लेवल तक ले जाना पड़ता है। ले जा रहे हैं, ये देखो सबसे पहले पावर किसको दी, प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट को भी सुपर पावर नहीं बनाया। प्रेसिडेंट किससे बंधा हुआ है, राज्यसभा से, राज्यसभा किससे बंधी हुई है, लोकसभा से, यानी तीनों मिलकर ही डिसीजन लेते हैं, किसी को सुपर पावर नहीं बनाया। फिर इनके बाद एग्जीक्यूटिव में आईपीएस आईएएस ऑफिसर बना दिए, इनके ऊपर भी इनके रखवाले रखने वाले ये हो गए, और इन दोनों के रखवाले रखने के लिए जुडिशरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट। अब ये दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं 31 जज होते हैं, 3 बेंचें बैठती है 10-10 के 3 सेट, 3 बेंचें बैठती है 10-10 के 3 सेट, 30 तो ये हो गए, 30 तो ये हो गए, और एक होता है इसमें सुप्रीम जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायाधीश, ठीक है, महान्यायाधीश जिसको कहेंगे। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, किसी को भी सुप्रीम पावर नहीं दी जाती। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से पूछेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑथ करवाएगा, ये बिना डिस्कशन के कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बना लेगा, एमएलए उसको सपोर्ट करेंगे, अगर सपोर्ट कर देंगे तो बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। फिर भी चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता, उसको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर डिस्कशन करना पड़ेगा, और एमएलए जो उसकी पार्टी के हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा, और जो अदर पार्टी के एमएलए बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 90 एमएलए हरियाणा में है, 90 एमएलए सीटें हरियाणा में है, और बीजेपी या जेजेपी ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है। भाई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, और उसके साथ जो पार्टी बनी हुई है जनहित जनता पार्टी जिसको बोलते हैं, जननायक जनता पार्टी जो है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला वाइस चीफ मिनिस्टर है ना। तो अब दोनों मिलकर रूल चला रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के एमएलए भी तो यहां पर हैं, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो वो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। कोई भी सुपरमैन, ही मैन, सुपर पावर, किंग जैसा बिहेवियर नहीं कर सकता। अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है, फेडरलिज्म है, प्रूव हो रहा है भाई, प्रूव हो रहा है कि हमने पावर को लोअर लेवल तक ले गए। हम तो 2 लेवल तो हमें समझ में आ गए, अब तीसरा लेवल यहां आता है, जो कब से शुरू हुआ, मैंने बताया था 1992 से लेकर शुरू हुआ है, इससे पहले तो नहीं था। उससे पहले 2 सिस्टम होते थे, लेकिन फिर भी इंडिया फेडरल स्टेट था, क्योंकि मैंने खुद लिखा था कि अगर 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा है, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो फेडरलिज्म है वो। तो 2 तो पहले से चल रही है भाई, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो आजादी के साथ ही शुरू हो गई थी, और ये आजादी के बाद की बातें हैं, 1992 में है। अब इसमें क्या होता है, विलेज लेवल समझो, जो अगली बार में डिटेल से डिस्कशन करूंगा, अगली बार में बहुत डिटेल से डिस्कशन करूंगा। विलेज लेवल में क्या होता है, सबसे छोटा लेवल होता है ग्राम सभा, गांव के सारे जो लोग ग्राम सभा में आएंगे, और ग्राम सभा के अंदर सारे का मतलब बच्चे नहीं आएंगे, 18 साल से नीचे वाले नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, 18 साल से ऊपर वाले सारे जो भी एडल्ट हैं वो आएंगे और बातचीत करेंगे। फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बन जाएगी, और ग्राम पंचायत से पंचायत समिति बन जाएगी, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, फिर उसके बाद में बड़े लेवल पे जिला परिषद भी चला जाएगा। इसी तरह से सिटी का सिस्टम होता है, सारे अर्बन सिस्टम को, सारे सिटीज को, छोटी बड़ी जैसी भी है, पहले छोटे छोटे वार्ड में बनाया जाता है, वार्ड मेंबर होता है, छोटे छोटे वार्ड बना दिए भाई, शहर बड़ा सारा है और उस सिटी को, बड़ा सारा सिटी को हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में, वार्ड वगैरह में बांट दिया, और फिर वो वार्ड में बांटने के बाद क्या होता है, उनके वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं, फिर उस एरिया की
कमेटी बनाते हैं, मार्केट एरिया कमेटी। कमेटी का काम क्या होता है? शहर की बिजली ठीक करना। कमेटी का काम क्या होता है? शहर की नालियों की सफाई करवाना। कमेटी का काम क्या होता है? हाउस टैक्स लेना। हाउस टैक्स लेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि आपके यहां साफ सफाई करवा रहे हैं, वो सारा हाउस टैक्स लेंगे आपसे। कमेटी का काम क्या होता है? कि उस एरिया का नक्शा तैयार करवाना, दुकान वगैरह एडजस्ट कराना कि दुकान कहां कहां पर लगेंगी, कैसे लगेंगी। बहुत सारे बाजारों में देखो रेडी वाले, फेरी वाले होते हैं, उनको जगह देना कि आप कहां पर रेडी लगाओगे, फेरी वाले कहां पर फेरी लगाएंगे, वो पूरा डिसाइड करती है मार्केट कमेटी। फिर मार्केट कमेटी के बाद ऊपर फिर आता है तो फिर वो टाउन एरिया कमेटी बन जाती है। भाई अगर सिटी बड़ा बन गया है, शहर बड़ा हो गया, तो टाउन एरिया कमेटी आ जाएगी। फिर उसमें बहुत सारी मार्केट कमेटी उसके अंडर रहेगी। एक मार्केट कमेटी में बहुत सारे वार्ड मेंबर होंगे, और अगर टाउन एरिया कमेटी बनानी है तो उसमें बहुत सारी मार्केट कमेटी होगी। फिर टाउन एरिया कमेटी से म्युनिसिपैलिटी बन जाएगी, टाउन एरिया कमेटी से म्युनिसिपैलिटी बन जाएगी, और म्युनिसिपैलिटी बहुत सारे जो इकट्ठे वो म्युनिसिपल बोर्ड बन गया। और म्युनिसिपल बोर्ड बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएंगे। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के बन गए तो वहां पर मेयर डिस्कशन करेंगे। मेयर, वहां का जो मेयर होगा, हेड, वो वहां पर फिर बन जाएगा। तो इस तरह से फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पूरा का पूरा। थर्ड लेवल पे भी हो गया। पंचायत गांव की जो बनाई जाती है, 5 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है। उन 5 पंचों में से एक सीनियर को सरपंच बना देते हैं। मतलब कि वो सीनियर पंच का भी काम करेगा और सरपंच भी होगा। टोटल 6 तो होते नहीं, वो 5 ही होते हैं। वो टोटल 5 ही होते हैं, एक सरपंच भी है और एक पंच भी है वो, ठीक है। तो वो गांव की गांव सभा जो बजट बना के देगी उसके ऊपर वो काम करेगा। अपनी मर्जी से वो भी कुछ नहीं कर सकता। ग्राम सभा ने जो बना के दिया उसी के ऊपर बात करनी है। ओके, ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सी होगी? जिला समिति, पंचायत समिति। वो फिर डायरेक्शन देगी। 100 गांव पे पंचायत समिति बन गई, 50 गांवों पे पंचायत समिति बन गई। वो गांव की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। कई गांवों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो 50 गांवों पे पंचायत समिति, ब्लॉक मंडल समिति बनानी पड़ती है। सुना कभी आपने BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BEO तो सुना होगा आप लोगों ने, BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं। स्कूल के अंदर कैसे बच्चे आएंगे, किस तरह से सारा काम होगा, वो वहां का एजुकेशन ऑफिसर जो उस ब्लॉक का होता है उसको BEO कहते हैं। एक होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे काम करेगा, और एक होता है BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। BEO, BDO, ये 2 होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो पूरी तरह से इंडिया को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। और फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखो, यहां पर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से काम करवाते हैं। पुलिस महकमे की बात कर रहा हूं मैं। मान लो हम IPS ऑफिसर की बात करें, इंडियन पुलिस सर्विस। IAS की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। और IFS की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। पुलिस सर्विस, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मतलब IPS। इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है पूरा। बड़ा ऑफिसर हो गया, IAS हो गया, DM बना दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया, या SHO बना दिया, SDO बना दिया। SDO का मतलब सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया। SDM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, SDM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। इसके अलावा SHO, सुप्रीडेंट हेल्थ ऑफिसर, सुप्रीडेंट इन हेल्थ, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट भी हो गया SHO। SDO, SDM, SHO, है ना। फिर उसके बाद छोटा लेवल आ गया, तो ये भी डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं। इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है, नहीं समझे, मुंशी होता है। पुलिस महकमे भी डिसेंट्रलाइज किया गया।
एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई भी होता है, सुना होगा ना आपने, एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। पावर को किसी एक के पास नहीं रखा जाता, यही फेडरलिज्म है, यही फेडरलिज्म है। और इंडिया में बहुत बेहतरीन होल्डिंग टुगेदर चल रहा है, सबकी डोर सारी कठपुतलियों की डोर बांध के रखी जाती है कि कौन सी पपेट नाचेगी और कौन सी रुकेगी, सब बांध के रखा जाता है। अगर बांध के नहीं रखोगे तो क्या होगा, डांस अच्छा नहीं करेगी पपेट, सीधी सी बात है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, समझ आ गया? तो अगली बार अगले वीडियो में हम पूरा यूनियन गवर्नमेंट का सिस्टम समझेंगे, क्योंकि 9th का टॉपिक इंक्लूड हो रहा है इसमें। कौन सा? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सुना है आपने, 9th में टॉपिक था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम समझेंगे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट तैयार होती है, वो देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट में रूरल लेवल पे कैसे तैयार सिस्टम होता है और सिटी लेवल पे अर्बन गवर्नमेंट कैसे तैयार करते हैं, वो भी हम देखेंगे अगली बार, ठीक है। और फिर लैंग्वेज पॉलिसी, हमारे इंडिया में 1500 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और 22 लैंग्वेज को यूनियन गवर्नमेंट के अंदर शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया है। शेड्यूल लैंग्वेज, उनके बारे में बात करेंगे। स्टेट पावर और यूनियन पावर के बारे में बात करेंगे। स्टेट पावर, स्टेट यूनियन रिलेशन, उनके बारे में बात करेंगे कि स्टेट की क्या पावर है, क्या यूनियन की पावर है, वो हम बात करेंगे उस बारे में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत बढ़िया चैप्टर होने वाला है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी होने वाली है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, डिटेल से चलेंगे, आराम से चलेंगे, समझ समझ के चलेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।